पॉलिटिकल करंट अफेयर्स का अपना सेकंड लेक्चर इस सीरीज में। दो मसले डिस्कस करने वाले हैं। एक थोड़ा छोटा मसला है और एक काफी कॉम्प्लेक्स और बड़ा मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो कानून पास किया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है। सवाल उठता है कि ये जो पूरा मसला करंट अफेयर्स में रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो वर्ड बार बार यूज होता है इसका क्या मतलब होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 145 के अंदर। आर्टिकल 145 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है उसमें 5 या 5 से ज्यादा जजेस होते हैं। मिनिमम 5 होते हैं, 5 से ज्यादा और भी हो सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन बनाता है? एज पर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज क्रिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बेंचेस बन रही हैं, कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा, किस बेंच में कौन से जजेस होंगे, नंबर ऑफ जजेस क्या होगा, ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। आर्टिकल 145 ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है ये हमारे को दो स्थिति में क्रिएट करना है। एक, जब हमारे को किसी कानून, स्कीम, डॉक्यूमेंट, लॉ, पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करनी है। हमारे को यह देखना है कि कोई पर्टिकुलर कानून संवैधानिक है या संविधान की चार दीवारी से बाहर जाता है। उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डाउट पूछते हैं, उस केस में भी राष्ट्रपति को जो एडवाइस देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही देता है। कहने का मतलब है आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को कभी फंडामेंटल राइट्स के मैटर पे या कोई मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन रेफर करेंगे। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज राष्ट्रपति को जवाब देंगे। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जजेस होंगे वो राष्ट्रपति को यहां पे फंडामेंटल राइट्स के मसले पे या दूसरे नेशनल इंपॉर्टेंस के मसले पे एड और एडवाइस देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए मना कर सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय पहले एक जजमेंट आती है जहां पे बोला जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ का क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर लीगल क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी हम डिसीजन दे चुके हैं, वर्डिक्ट दे चुके हैं, उस केस में दोबारा से सेम क्वेश्चन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनाया जाएगा। मतलब कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे दिया, जजमेंट दे दी, डिसीजन सुना दिया, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सिर्फ उस केस में बनाया जाएगा जहां पे कोई फ्रेश लॉ, फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। ऑल्सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस होते हैं ये सब ओपन कोर्ट में काम करते हैं। ओपन कोर्ट का मतलब होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक पर्टिकुलर मसला सुन रहा है, उस केस में जो भी प्रेस रिपोर्टर हो गए, अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स हो गए, ये सब हमारे को अवेलेबल होगा। कौन से वकील ने क्या बोला, कौन से जज ने क्या बोला, ये पूरी जनता देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो जनता के सामने अवेलेबल होंगी। इसे बोले जाता है ओपन कोर्ट। कि मतलब कौन से वकील ने क्या लाइन बोली। आपने देखा होगा कोई बड़े सेलिब्रिटी का अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री करते रहते हैं कि अभी जज ने ये कहा, वकील ने ये बोला, प्रोसिक्यूशन ने ये बोला, डिफेंस ने ये बोला। इस तरीके से न्यूज चैनल्स में बॉल बाय बॉल कमेंट्री आती रहती है। इसका मतलब कि कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ओपन कोर्ट के अंडर आते हैं और इनकी प्रोसीडिंग्स को कोई भी देख सकता है। इसी से जुड़ा प्रीलिम्स 2021 में एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर नीचे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वो आंसर चेक कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट का मॉडल है जो हमने ब्रिटेन से बोरो करा है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से अलग है, किस तरीके से डिफरेंट है, हमारे को ये बताना है। स्टेटमेंट 1, एज रिगार्ड्स द लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरन बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। कि मतलब ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसके पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है ब्रिटेन की तरह। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की जो लॉ बनाने की पावर है वो लिमिटेड है। सुनने में तो थोड़ा ठीक लगता है, बाकी आप मेरे को बताएंगे चैट बॉक्स में कि ये सही है या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन इंडिया
द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे यहाँ किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हमारे को टेस्ट करना है तो ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे पेश किया जाता है। यही चीज अभी हमने देखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के दो काम होते हैं, एक राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइस देना और दूसरा अलग अलग स्कीम, लॉ, डॉक्यूमेंट, कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करना। कहने का मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन आप मेरे को एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे एक्सटेंशन ऑफर चालू है सिर्फ और सिर्फ 8 जुलाई तक। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता एक्सटेंशन के लिए, जहां पे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 महीने का एक्सटेंशन, 18 महीने पे 4 महीने का और 24 और 36 महीने पे 6 महीने का एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगा। साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी चालू है, जहां पे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको दिल्ली में मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए अनअकैडमी के खर्चे पे बुलाया जाएगा और मेंस क्लियर होने पे इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा। ऑल्सो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको अनअकैडमी की साइड से 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। अपना अगला मैटर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और शरद पवार का क्या डिस्प्यूट है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे कैसे लगता है। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है 2023 में मई के महीने में, जहां पे सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के बारे में डिस्कशन किया जाता है। क्या है पूरा मसला, इसमें हमारा एंटी डिफेक्शन का कानून क्या बोलता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से क्या इंटरप्रिटेशन दिया, सारी बातें करेंगे यहां पे। साथ में प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, मेंस के 3 पीवाईक्यूज दिखाऊंगा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व होंगे और उनका डिटेल्ड आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे और साथ में इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल मोहित गुप्ता, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे आपको इंग्लिश और हिंदी भाषा में पूरा हैंडआउट मिल जाएगा, आपको इसके नोट्स बनाने की खुद से जरूरत नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेता है, जीतता है और जीतने के बाद अपना दल बदल लेता है या अपने ओरिजिनल पार्टी से अलग हो जाता है, उसे कहते हैं दल बदली। और हमारे संविधान के मुताबिक यह दल बदली जो है अब अलाउड नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अगर आप दल बदली करते हो, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हो, तो यह एक तरीके से फ्रॉड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्योंकि अगर मैं एक वोटर हूं और मैंने एक कैंडिडेट को वोट दिया है, मैंने उस कैंडिडेट को वोट दिया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी का है, एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टो फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर विचारधारा का है और उसके पास एक पर्टिकुलर प्लान है, एक पर्टिकुलर लीडरशिप के अंडर वो काम कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने उसे वोट दिया, लेकिन अब वो अचानक से रातों रात अपना दल बदल लेगा ड्यू टू एनी रीजन, तो ये मेरे साथ फ्रॉड है। इट इज द फ्रॉड विद द वोटर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में एंटी डिफेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए बोला है। ये जो मैंने पूरा का पूरा अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ये आप जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिख सकते हैं। ऐसे में भी ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है ये काम आ सकता है। तो अभी क्या हुआ कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उनके कुछ साथी एमएलए ने बोला कि हमारे को शिवसेना में अब नहीं रहना, हम ये पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वहीं अजीत पवार और कई सारे एमएलए ने बोला कि हम भी इस पार्टी में, एनसीपी में नहीं रहना चाहते, हम शरद पवार से अलग होना चाहते हैं और गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ये कितना जायज है, कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 में कई सारी बातें बोली। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन का कानून है, ये स्प्लिट को मान्यता नहीं देता। शिवसेना है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे, एक तरफ है एकनाथ शिंदे। एनसीपी है, एक तरफ है शरद पवार, एक तरफ है अजीत पवार। अगर एकनाथ शिंदे अपने साथी एमएलए के साथ शिवसेना से अलग हो जाते हैं, इसे कहते हैं स्प्लिट। अगर अजीत पवार अपने साथी एमएलए के साथ एनसीपी से अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई जजमेंट में बोला कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक पार्टी से स्प्लिट होते हैं, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से स्प्लिट होते हैं, तो उनके ऊपर आप 10th शेड्यूल लगा सकते हो और 10th शेड्यूल के अंदर उनका एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस के अंदर, दल बदली अधिनियम के अंदर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मतलब कि उनकी मान्यता रद्द हो सकती है, मतलब कि
उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो सकती है। मतलब कि एकनाथ शिंदे ने अगर पार्टी स्प्लिट करी, अजीत पवार ने अगर पार्टी स्प्लिट करी, तो इनके खिलाफ 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है कि एक पर्टिकुलर एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे एंटी डिफेक्शन के अंदर, दल बदली अधिनियम के अंदर उनका मान्यता रद्द होगी या नहीं होगी, तो इसका फाइनल डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के केस में चेयरमैन ऑफ द हाउस, और लोकसभा विधानसभा के केस में स्पीकर ऑफ द हाउस इसका फाइनल निर्णय लेते हैं। मतलब कि अगर हमारे को एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस के अंदर कोई डिसीजन फाइनल करना है विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिसीजन स्पीकर का फाइनल होगा। और स्पीकर के लिए यहां पे कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि कितने समय के अंदर स्पीकर को यहां पे निर्णय लेना है। कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, नो टाइम लिमिट इज मेंशन्ड। ऐसे में 10th शेड्यूल के अंदर अगर कोई एमएलए पार्टी में स्प्लिट करते हैं, तो पार्टी जो है ये मसला स्पीकर के पास ले जा सकती है, और फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि यहां पे एग्जैक्टली करना क्या है। शिवसेना ने यही करा। जैसे ही एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलए शिवसेना तोड़ के जाते हैं, तो शिवसेना जाती है महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पास कि सर इन्होंने 10th शेड्यूल का वायलेशन करा है, और आप बताइए कि क्या इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं। यह मैटर 1 साल से आज भी महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आगे पेंडिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो 10th शेड्यूल है वो बोलता है कि स्पीकर जितना समय चाहे उतना समय ले सकते हैं। कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है जिसके अंदर स्पीकर को यहां पर डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक पार्टी स्प्लिट हो रही है तो उसमें आपको डिस्क्वालिफिकेशन से कोई नहीं बचा सकता, आपका डिस्क्वालिफिकेशन होके ही रहेगा। कई बार क्या होता है कि ये जो पार्टी तोड़ने वाले एमएलए होते हैं, जैसे कि शिवसेना के केस में एकनाथ शिंदे और एनसीपी के केस में अजीत पवार, ये बोलते हैं कि हमारे पास 50 एमएलए का सपोर्ट है, 20 एमएलए का सपोर्ट है, 40 एमएलए का सपोर्ट है। अलग अलग एमएलए का सपोर्ट ये हवाला देते हैं कि देखो मेरे पास इतनी सारी ग्रुपिंग है, मेरे पास इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, अब तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये लॉजिक गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे आपके पास कितने भी एमएलए का सपोर्ट क्यों ना हो, कि अगर एकनाथ शिंदे 50 एमएलए को लेकर जा रहे हैं, अजीत पवार 40 एमएलए को लेकर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई जजमेंट में बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने एमएलए का सपोर्ट है, अगर आप पार्टी तोड़ रहे हो तो आपके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन होगा ही होगा, एंटी डिफेक्शन उस केस में लगेगा ही लगेगा। आपके साथ चाहे कितने भी एमएलए हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल के अंदर वो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब कि स्प्लिट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन इनवाइट करेगा ही करेगा, नो मैटर आपके साथ कितने एमएलए पार्टी तोड़ के जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्टी टूट रही है वहां पे स्प्लिट के केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। आपको सिर्फ एक चीज डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकती है, और वो है मर्जर। कि मतलब अगर अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे अपने आप को बीजेपी में अगर मर्ज कर लें तो शायद उनका डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन क्योंकि अभी तक इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई है और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, इस वजह से इनका मर्जर का केस नहीं बनता, इनका केस बनता है स्प्लिट का केस, पार्टी तोड़ने का केस, और इस वजह से इनके खिलाफ 10th शेड्यूल लग सकता है। और तभी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आगे याचिका दायर करी है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलए को बर्खास्त कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल स्प्लिट को अब रिकॉग्नाइज नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि मर्जर का इकलौता ऐसा केस है जो अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को बचा सकता है। फिर क्या हुआ कि कई बार ये जो दल तोड़ने वाले नेता होते हैं जैसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये बोलते हैं कि हमारे पास 50 एमएलए का सपोर्ट है, 40 एमएलए का सपोर्ट है। मैंने बताया वो भी कोई डिफेंस नहीं है। आप कितने भी एमएलए साथ ले आओ, अगर आपने पार्टी स्प्लिट करी है तो आपका एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन तो होगा ही होगा। कई बार ये ऐसे क्लेम करने लगते हैं कि हम रियल शिवसेना है, हम रियल एनसीपी हैं, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो नकली है, जो शरद पवार की एनसीपी है वो नकली है, असली शिवसेना और असली एनसीपी हम है, हम रियल पार्टी हैं। ये देखिए यहां पे वर्ड कोट्स में लिखा हुआ है, रियल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो बहसबाजी होती है ना कि कौन रियल पार्टी है कौन नहीं है, ये भी काम नहीं करेगी। ना तो स्प्लिट काम करेगा, कितने एमएलए आपके साथ हैं ये भी काम नहीं करेगा, आप रियल पार्टी है नहीं है ये भी काम नहीं करेगा। काम करेगा सिर्फ क्या, अगर आप दूसरी पार्टी के साथ जाके मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, सिर्फ वो आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है एंटी डिफेक्शन के अंदर।
नंबर ऑफ एमएलए, रियल पार्टी का टैग या फिर स्प्लिट आपको नहीं बचा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दो बातें और बोली। ये एक बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर एक छोटा ग्रुप है। मतलब ये एक ग्रुप है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, और इसके अंदर एक ग्रुप है जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव पार्टी। इसके अंदर एक ग्रुप है जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी हो गई बड़ी पार्टी, जिसमें सारे नेता, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, विधायक, ये सब लोग हैं। पार्टी के वर्कर्स, ग्राउंड लेवल के वर्कर्स, सब लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है। फॉर एग्जांपल, बीजेपी टिकट दे रही है योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी टिकट दे रही है दूसरे नेताओं को। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, वो पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं। एक पार्टी के जितने विधायक हैं उनको कलेक्टिवली लेजिस्लेचर पार्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिस जिसको टिकट दिया उसमें से जितने लोग जीत के सामने आए, वो जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं जो अब एमएलए बन गए, उनको कलेक्टिवली बोले जाता है लेजिस्लेचर पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान से सुनेंगे। हमने पूछा सर डिफरेंस क्या है, वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पॉलिटिकल पार्टी हो गई एक बड़ी एंटिटी जो लोगों के घर घर जाती है, उनको अपना मैनिफेस्टो दिखाती है। लोग एक कैंडिडेट को इसलिए वोट कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आता है। पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने में, कैंपेनिंग में पैसा लगाती है, अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो करती है, अपनी एक विचारधारा फॉलो करती है, और पॉलिटिकल पार्टी पूरा कैंपेनिंग सारी की सारी अपने रिसोर्सेज लगा के एक कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करती है। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उस पॉलिटिकल पार्टी में से जितने लोग जीत के विधायक बन गए, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है लेजिस्लेचर पार्टी। मतलब कि लेजिस्लेचर पार्टी जो है ये एक छोटी एंटिटी है, और ये जो लेजिस्लेचर पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही आता है। मतलब कि जितने भी एमएलए आपके जीते हुए हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही आते हैं। लेजिस्लेचर पार्टी अलग एंटिटी है, पॉलिटिकल पार्टी अलग एंटिटी है, इन दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ी एंटिटी है, लेजिस्लेचर पार्टी एक छोटी एंटिटी है, और ये लेजिस्लेचर पार्टी छोटी एंटिटी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर ही काउंट होती है। ये जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है, जो एमएलए होते हैं, क्योंकि ये इस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीत के एमएलए बने हैं, इसलिए ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से अलग नहीं कर सकते। आप समझिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हो तो ये फ्रॉड होता है वोटर के साथ, और ये एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है। क्यों आता है उसका लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बताया कि अगर लेजिस्लेचर पार्टी में से कोई एमएलए अपना दल बदल रहा है, तो एक्चुअल में वो जो एमएलए है वो जीता तो पॉलिटिकल पार्टी के दम पे था तो वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा। अब रातों रात अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी ही बदल लेगा तो ये फ्रॉड है वोटर के साथ, क्योंकि वोटर ने उसको वोट दिया था पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर। कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है छोटी पार्टी है विद इन पॉलिटिकल पार्टी की। मतलब एक बड़ी पार्टी हो गई शिवसेना, शिवसेना के जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाएगा लेजिस्लेचर पार्टी। जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है ये सारे के सारे मेंबर जो होते हैं सदन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाउस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर्स भी आते हैं, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, ये सब आते हैं। लेजिस्लेचर पार्टी में सिर्फ वो लोग आते हैं जो सदन के अंदर बैठेंगे। तो लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और गहरी बात करी। हम बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक ब्रॉडर एंटिटी है, एक बड़ी एंटिटी है, जैसे कि बीजेपी हो गई पॉलिटिकल पार्टी, शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, और उनके चुने हुए विधायक जो है उनका कलेक्टिव नाम होता है लेजिस्लेटिव पार्टी। उनके जो चुने हुए विधायक हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है लेजिस्लेटिव पार्टी। ठीक है, सही बात है। हमारे यहां सदन में, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे यहां सदन में एक पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं जिनको बोला जाता है विप।
हर पार्टी हर हाउस में अपना एक विप चुनती है, कि मतलब बीजेपी जो है अपना एक विप चुनेगी लोकसभा में, बीजेपी अपना एक विप चुनेगी राज्यसभा में, कांग्रेस अपना एक विप चुनेगी लोकसभा में, कांग्रेस अपना एक विप चुनेगी राज्यसभा में, आम आदमी पार्टी अपना विप चुनेगी लोकसभा में, आम आदमी पार्टी अपना विप चुनेगी राज्यसभा में, एंड सो ऑन। हर पॉलिटिकल पार्टी हर हाउस में अपना एक विप चुनती है। ये विप क्या होता है? बेसिकली आप ये समझिए, एक विप ऐसा व्यक्ति होता है जो पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, पार्टी के मैनिफेस्टो को, पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की पॉलिसी को, पार्टी की पॉलिटिक्स को हाउस के अंदर रिप्रेजेंट करता है। विप का काम होता है कि बाहर जो पॉलिटिकल पार्टी जितने भी निर्णय ले रही है, पॉलिटिकल पार्टी जिस भी मुद्दे पे जो ओपिनियन बना रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, अलग अलग मसलों पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपना ओपिनियन बना रही है, हाउस के अंदर ये इंश्योर करना कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की लाइन मान रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात मान रहे हैं, ये सारा कुछ इंश्योर करना विप का काम होता है। मतलब कि बाहर पॉलिटिकल पार्टी क्या राजनीति कर रही है, क्या रणनीति बना रही है, हाउस के अंदर उन चीजों को इंप्लीमेंट करवाना, हाउस के अंदर देखना कि सारे विधायक सारे सांसद पॉलिटिकल पार्टी की बात को मान रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यह काम होता है विप का। तो एक तरीके से विप जो होता है वो हाउस के बीच में और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक लिंक होता है। जो विप होता है वो एक ब्रिज होता है पॉलिटिकल पार्टी और सदन के बीच में। पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा, मैनिफेस्टो, पॉलिटिक्स को सदन के अंदर ले जाने वाले व्यक्ति को हम विप बोलते हैं। मतलब कि जो विप होता तो वो भी एमपी एमएलए ही है, लेकिन उसको ये स्पेशल डेजिग्नेशन दिया जाता है विप का कि वो पार्टी की पॉलिटिक्स, विचारधारा, आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो को सदन के अंदर इंश्योर करवा सके कि सारे एमएलए, सारे विधायक, सारे सांसद पॉलिटिकल पार्टी की उस विचारधारा को हाउस के अंदर मान रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है पॉलिटिकल पार्टी और सदन के बीच में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी कोई विप अपॉइंट किया जाएगा हाउस के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी भी विप को अपॉइंट करती है हाउस के अंदर, तो वो काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर पार्टी करेगी या पॉलिटिकल पार्टी करेगी? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहां से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी विप की नियुक्ति होगी हाउस के अंदर, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी करेगी। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी जो है एक छोटा ग्रुप है और वो पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी को, उनके राजनीति को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और लोगों के घर घर जाके वोट मांग रही है, पॉलिटिकल पार्टी का यह अधिकार बनता है कि वो अपने विप को खुद चुने और पॉलिटिकल पार्टी और सदन के बीच में एक ब्रिज बने। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और चेयरपर्सन को, स्पीकर ऑफ लोकसभा विधानसभा और चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद एंड राज्यसभा, उनको यह निर्देश जारी करा कि जब भी कोई भी पार्टी अपने विप को घोषित करती है, तो ये चेयरपर्सन ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द हाउस को इंश्योर करना है कि वो विप का नाम पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी। उन्होंने ये बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका अधिकार होता है विप को चुनना, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा है वो हाउस के अंदर इंप्लीमेंट हो सके। लेजिस्लेचर पार्टी अपने आप से ही किसी भी विप को नहीं चुन सकती, क्योंकि वो बहुत छोटे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी विप हाउस के अंदर आएंगे उनको पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन होना जरूरी है, सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी का समर्थन नहीं चलेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगला सवाल आया कि सर ये जो पूरा दिन चलता रहता है कि मैं रियल पार्टी हूं, मैं रियल पार्टी हूं, अजीत पवार बोलते हैं मैं रियल पार्टी हूं, शरद पवार बोलते हैं मैं रियल पार्टी हूं, उधर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में लड़ रहे हैं कि हम रियल पार्टी हैं, तो सवाल उठता है कि रियल पार्टी है कौन? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है ना, कि आप अपना ग्रुप बना लेते हो, पार्टी में से अलग हो जाते हो और फिर कहते हो कि देखो मेरे पास 40 एमएलए का समर्थन है, मेरे पास 50 एमएलए का समर्थन है। उन्होंने बोला कि ये जो आप एमएलए के समर्थन की बात करते हो, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। उसका कारण यह है कि जो भी एमएलए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी एमएलए अजीत पवार को या जितने भी एमएलए एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी का हिस्सा है। रियल में अगर आपको रियल पार्टी बनानी है तो आपके पास लेजिस्लेचर पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए, मतलब कि ये बड़ी एंटिटी का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि देखिए, जब भी आप ये डिटरमाइन करें कि एक्चुअल में रियल पार्टी कौन है, तो आप लेजिस्लेचर पार्टी की स्ट्रेंथ नहीं कि कितने एमएलए हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ पर भरोसा करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में ट्रेजरर, स्पोक्स पर्सन, अलग अलग वर्कर्स, जितने कार्यकर्ता हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लेजिस्लेचर पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट देखना है कि पॉलिटिकल पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है।
मतलब कि यहां पे इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया गया कि लेजिस्लेचर पार्टी में जितने भी एमएलए अगर किसी की साइड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी राजनीति यहां पे चलती है वो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चलती है। इसलिए कौन रियल पार्टी और कौन फर्जी पार्टी है, ये डिसाइड होगा पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे एंड नॉट लेजिस्लेचर पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन को यहां पे निर्देश जारी किया गया कि जब भी इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर डिस्प्यूट आता है, तो वो लेजिस्लेचर पार्टी नहीं देखेंगे, बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन देखेंगे और फिर एक निर्णय लेंगे। साथ में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे निर्देश दिया स्पीकर को कि जब भी उनके सामने कोई एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन आती है, तो यहां पे स्पीकर को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि किस टाइम लिमिट के अंदर स्पीकर को डिसीजन लेना होता है। तो ऐसे में स्पीकर कई बार क्या करते हैं, पार्शल हो जाते हैं। आपको पता है कि स्पीकर यूजुअली बाय कन्वेंशन जो है वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, कि अगर हम ओम बिरला देखें तो वो बीजेपी से आ रहे हैं, उससे पहले सुमित्रा महाजन जो थी वो भी बीजेपी से आ रही थी। कहने का मतलब है जिस पार्टी की हाउस में मेजॉरिटी होती है, जनरली स्पीकर जो होते हैं उसी पार्टी के होते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन ये एक कन्वेंशन है सिर्फ, कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है सदन के अंदर, उसी पार्टी के जो नेता हैं वो स्पीकर बना दिए जाते हैं। ऐसे में स्पीकर की इम्पार्शियलिटी और उनकी अनबायसनेस के ऊपर कई बार क्वेश्चन उठता है कि स्पीकर का, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है कि उन्हें कितने समय के अंदर एंटी डिफेक्शन के ऊपर निर्णय लेना होगा, तो कई बार स्पीकर जो है यहाँ पे बायसनेस करने लगते हैं, या फिर वो जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आते हैं उसको फेवर करने के लिए कभी डिले कर देंगे, कभी गलत डिसीजन दे देते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर देखिए, आप जो भी डिसीजन देंगे एंटी डिफेक्शन के केस में, वो जल्द से जल्द देंगे और एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप अपना निर्णय सुनाएंगे। तो ये सारी की सारी बात की गई। तो अब देखिए, अगर हम इस जजमेंट को देखते हैं कि स्प्लिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, कितना नंबर ऑफ एमएलए हैं मैटर नहीं करता, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर हम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बात करते हैं, तो सुभाष देसाई जजमेंट के अंदर इन दोनों का डिस्क्वालीफाई होना लगभग तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दिए कि अगर आप पार्टी स्प्लिट करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, नो मैटर आपके पास कितने एमएलए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को यहां पे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या प्रॉब्लम? पिछले साल जब एकनाथ शिंदे और उनके साथी एमएलए शिवसेना से अलग हुए थे, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आगे पिटीशन डाली थी कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ वाले एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी। तो अब एकनाथ शिंदे और उनके जो साथ के एमएलए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए जो उद्धव ठाकरे हैं फिर से विधानसभा के स्पीकर के पास गए और उन्होंने बोला कि आप एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ऐसी जजमेंट दे दी है। लेकिन वहां के स्पीकर ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि वो जो स्पीकर हैं ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एकनाथ शिंदे फैक्शन। जो एकनाथ शिंदे का दल है वो उससे काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक अनबायस्ड और इम्पार्शियल तरीके से यहां पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि सर आप ये विधानसभा के स्पीकर को बोलिए कि अपना डिसीजन जल्द से जल्द सुनाएंगे। और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करा कि आप जल्द से जल्द अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिसीजन लीजिए कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के एमएलए को हमारे को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं। ऐसे में पूरा मसला उठता है। प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेंस के क्वेश्चंस। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ अलोंग विद ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स, पूरा डिबेट, ये आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है बस आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारे को दो वाक्य दिए हुए, प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। कह रहा है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो पहले 6 महीने में नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद करेंगे। अगर पहले 6 महीने में उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है। ये स्टेटमेंट सुनने में तो गलत लगता है, क्योंकि 10th शेड्यूल ये बोलता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर है, कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है, कोई इंडिपेंडेंट एमपी है, अगर वो पहले 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर वो कोई दल ज्वाइन करते हैं तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लग सकता है। बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन द डिफेक्शन केस। ये तो मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि स्पीकर और चेयरपर्सन के पास कोई फिक्स टाइम लिमिट है ही नहीं कि जिसके अंदर उन्हें डिसीजन लेना हो, इसलिए कई बार वो इस प्रोविजन का मिसयूज करते हैं। सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या, और मैं चेक करूंगा उसे।
अब आते हैं थोड़ी सी मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। मेंस 2020 का क्वेश्चन बनता है, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? व्हाट कुड बी इट्स इंप्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर एक राजनीतिक दल के नेता लोकसभा के या विधानसभा के स्पीकर बन जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, क्वेश्चन में लोकसभा लिखा है, मैं विधानसभा की भी चर्चा कर लेता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर स्पीकर हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जब वो स्पीकर बन जाते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक दल से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि उनका काम है कि वो इम्पार्शल और अनबायस तरीके से काम करें। तो अगर ऐसी प्रथा भारत में फॉलो की जाती है कि स्पीकर स्पीकर बनते ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते तोड़ देंगे, तो ऐसे में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे को वो बताना है। आप यहां पे ये पूरा जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का एग्जांपल है और जो सुभाष देसाई की जजमेंट है, ये यहां पे लिख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर रूलिंग पार्टी के स्पीकर होते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर अपनी रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए डिसीजंस में देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसलिए हाँ, हमारे को ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि एक बार स्पीकर अगर चुने जाते हैं तो उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इसका इंपैक्ट ये होगा कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत होगा, और कोई भी एमपी एमएलए अपना दल बदलने से पहले 10 बार सोचेगा, और जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जो रूलिंग पार्टी है वो स्पीकर का मिसयूज नहीं कर पाएगी, और पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है वो स्मूथली रूल्स के साथ ट्रांसपेरेंटली चल पाएगा। तो हाँ, ये वाले एग्जांपल और जजमेंट के साथ आप कोट करके बोल सकते हैं कि ये वाली प्रैक्टिस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करा। अगला क्वेश्चन है मेंस 2019 का, कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल कानून निर्माता होते हैं, उनका जो रोल है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है हमारे यहाँ वो भी गिर रही है। कह रहे डिस्कस करो। आप ये देखिए कि चाहे अजीत पवार का मसला हो या फिर एकनाथ शिंदे का मसला हो, दोनों ही केसेस में सेम काम हुआ। सेम काम यह हुआ कि इन्होंने लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर अपने साथ के एमएलए को जोड़ा, ग्रुप बनाया, और अपनी ओरिजिनल पार्टी को गिराने के लिए एक साथ एग्जिट कर गए और दूसरी पार्टी के साथ मिल गए। यहां पे आप ये देखिए कि एमएलए का जो इंडिविजुअल एमएलए का रोल है वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक एमएलए पार्टी छोड़ के जाता था, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्रुप का ग्रुप छोड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, पार्टी की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, और वो जो पूरा ग्रुप है वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहा है। मतलब कि यहां पे हमारे को ये देखना है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन सरकार में नहीं रहेगा, डिबेट्स कैसे होंगी, ये सब डिपेंड कर रहा है उस ग्रुपिज्म के ऊपर। ऑल्सो अगर हम सुभाष देसाई जजमेंट से लिंक करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप पार्टी स्प्लिट कर रहे हो, नो मैटर आपके पास कितने एमएलए हैं, नो मैटर रियल पार्टी कौन है, अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन पक्का है। ऐसे में आप ये मानिए कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके साथ के नेता और अजीत पवार और उनके साथ के नेता, अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो विधानसभा में बहुत सारी वैकेंसीज, खाली सीटें आ जाएंगी। अब खाली सीटें आ गई तो ऐसे में कोई कानून पर ठीक से डिबेट नहीं हो पाएगा, ठीक से डिस्कशन नहीं हो पाएगा, डेमोक्रेसी आगे बढ़ नहीं पाएगी। जो रूलिंग पार्टी होगी, जो मेजोरिटी पार्टी होगी, वो अपने आप ही अपनी मर्जी से सारे कानून पास कर देगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें और डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खाली हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो ग्रुप पॉलिटिक्स का एक दौर चल रहा है, पार्टी तोड़ने जोड़ने का दौर चल रहा है, इसमें एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू है कम हो रही है, ग्रुप की वैल्यू बढ़ रही है, डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो यहां पे इंपैक्ट हो रही है। मेंस 2016 का एक और क्वेश्चन निकलता है यहां पे, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, डिस्कस। कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है पूरा का पूरा, ये एक ट्रांजिशन के दौर से निकल रहा है, इसको डिस्कस करना है। बिल्कुल सही बात है। पहले के दौर में क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेबिलिटी होती थी। पहले के दौर में होता था कि एक या दो एमएलए एमपी छोड़ के जाते थे। आज की तारीख में क्या हो रहा है, जैसे चुनाव होता है, ये एमएलए और एमपी जो चुने जाते हैं, ये अपने अलग अलग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और पावर ऑब्जेक्टिव्स के लिए पार्टी का संगठन तोड़ देते हैं, पार्टी को तोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी से जुड़ जाते हैं, जिस वजह से जो पार्टीज हैं वो कमजोर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिवसेना को बिल्कुल तोड़ दिया, कमजोर हो गई। एनसीपी को बिल्कुल तोड़ दिया, कमजोर हो गई। या फिर अभी जो कोलिशन की सरकार है महाराष्ट्र में, मान लो अगर कल को एंटी डिफेक्शन के अंदर स्पीकर निर्णय लेते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इनके साथ वाले एमएलए को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है वो भी गिर जाएगी। मतलब कि जिस तरीके से आज की तारीख में पार्टीज में इंस्टेबिलिटी आ रही है, और ये जो अलग अलग नेता
पार्टीज को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अपना दल बदली कर रहे हैं। इस वजह से पार्टीज में स्टेबिलिटी कम हो रही है, और क्योंकि पार्टीज में स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ओवरऑल गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि आपको अपनी सरकार बनाए रखने के लिए सदन के अंदर मेजोरिटी चाहिए होती है। और अगर आपके यहाँ के नेता ऐसी पार्टी जोड़ते तोड़ते रहेंगे तो सरकार में कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। इसका मतलब है कि गवर्नेंस में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी इंपैक्ट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे को इधर मेंस 2016 के क्वेश्चन में लिखने थे। इस पूरे पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल मुदत गुप्ता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड है। अनअकैडमी का एक्सटेंशन ऑफर चालू है, आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे मुदत गुप्ता, 8 जुलाई तक सिर्फ ये ऑफर वैलिड है। साथ के साथ अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है। आने वाले संडे को यानी कि 9 जुलाई को हमारा अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है सुबह 11 बजे। उसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। आरंभ बैच और प्रतिज्ञा बैच सीधा मुखर्जी नगर से लाइव हिंदी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ ऑप्शनल के बैचेस और ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मुदत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।